गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में अपन ने अपनी थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट इक्विलिब्रियम स्टडी स्टार्ट की थी। उसके अंदर अपन ने सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन एंड फेज रूल पढ़ा था। फेज रूल के अंदर अपन ने फेज, कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ा था। अब अपना है कि प्रावस्था नियम की व्युत्पत्ति, फेज रूल की व्युत्पत्ति, या जैसे अपन गिब्स प्रावस्था नियम की व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं। ठीक है। अ, तंत्र दो प्रकार के होते हैं। सिस्टम्स टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है इनएक्टिव, क्रियाशील या अक्रियाशील। इन पर प्रावस्था नियम लागू किया जा सकता है। इन दोनों प्रकार के लिए प्रावस्था नियम का व्युत्पन्न भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। चूँकि अक्रियाशील तंत्रों में विभिन्न अवयवों का अलग अलग प्रावस्थाओं में केवल एक वितरण होता है, जबकि क्रियाशील तंत्रों में विभिन्न अवयवों की परस्पर क्रिया होने से और भी कई प्रकार की जटिलताएं आ जाती हैं। ठीक है। इस प्रकार क्रियाशील तंत्रों के लिए वितरण नियम के व्युत्पन्न में उन सभी जटिलताओं का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। दो टाइप्स के सिस्टम होते हैं, एक क्रियाशील और एक अक्रियाशील। दोनों के ऊपर अपन फेज रूल अप्लाई कर सकते हैं। अक्रियाशील के अंदर तो फेज रूल अप्लाई करना इजी होता है, क्योंकि उसके भी इनके अंदर जो भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, जिससे कि उनके ऊपर फेज रूल अप्लाई करना आसान होता है। लेकिन जो क्रियाशील तंत्र होते हैं, एक्टिव सिस्टम होते हैं, उनके अंदर जो भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो भी कंपोनेंट्स होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्ट कर सकते हैं मे बी। इसलिए उनके अंदर थोड़ी क्या आती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो फेज रूल अप्लाई करते टाइम, एक्टिव सिस्टम के ऊपर फेज रूल अप्लाई करते वक्त उनकी इन कॉम्प्लिकेशंस का भी ध्यान रखा जाता है। अक्रियाशील तंत्रों में प्रत्येक प्रावस्था के विभिन्न अवयव एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। माना किसी विषमांग निकाय की साम्यावस्था में पी प्रावस्था तथा सी घटक है। ठीक है। हेट्रोजीनियस सिस्टम के अपन एज्यूम कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रावस्था क्या है, पी है, और घटक क्या है, सी है, कंपोनेंट। तथा तंत्र में स्वतंत्रता की कोटि या चरों की संख्या क्या है, एफ है, जिसको ज्ञात करना है। ठीक है। अपन को एफ फाइंड आउट करनी है। पी और सी दे रखी है। एफ उन चरों की संख्या के बराबर हैं जिनको किसी निकाय को पूर्णतः व्याख्या करने हेतु स्वेच्छा से निश्चित किया जाता है। जैसा कि हमने पहले ही देख लिया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, या फिर वह स्मॉलेस्ट सिस्टम की यूनिट होती है जिससे अपन कंप्लीट सिस्टम की व्याख्या कर सकते हैं, उसकी डेरिवेशन दे सकते हैं। ठीक है। संतता की कोटि किसी निकाय को पूर्णतः परिभाषित करने वाले न्यूनतम परिवर्तनशील कारकों की संख्या है, जिसका मान परिवर्तनशील कुल कारकों में से उन कारकों को घटा दिया जाता है जो परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन से अपने आप में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन निकाय की साम्य अवस्था बनी रहती है। चूंकि निकाय की अवस्था ताप व दाब पर निर्भर होगी, ठीक है, अतः यह दोनों दो चरों अनिवार्य होते हैं। अर्थात जब निकाय साम्य अवस्था में होता है तो परिवर्तनशील कारकों की संख्या दो होती है, जबकि सांद्रता चर प्रावस्थाओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है। तो हम किसी भी सिस्टम्स की जो व्याख्या है, ठीक है, दो फैक्टर्स पे, एक तो टेम्परेचर और प्रेशर पे कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो फैक्टर्स है, कंसंट्रेशन या अपन कंपोजिशंस बोल सकते हैं, ठीक है, वो प्रावस्था चर की संख्याओं पर डिपेंड करेगा। ठीक है। जितनी प्रावस्था होगी मे भी उसकी कंपोजिशंस उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है या फिर कांस्टेंट भी रह सकती है। यदि प्रावस्थाओं में सी घटक हो तो एक घटक को छोड़कर अन्य घटकों की सांद्रता का घटक ज्ञात हो तो उस घटक की सांद्रता बची हुई सांद्रता से ज्ञात की जा सकती है। ठीक है। अगर अपने को एक की सांद्रता ज्ञात है या एक की कंपोजिशन फाइंड आउट है एक फेज की, ठीक है, तो अपन दूसरे के भी उससे कंपेयर करके उस ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात प्रावस्था का संगठन ज्ञात करने के लिए प्रत्येक प्रावस्था में घटकों का सांद्रण होना चाहिए। बचे हुए घटकों का सांद्रण से C-1 से ज्ञात किया जा सकता है। यदि निकाय में पी प्रावस्थाएं हो तो सांद्रण चरों की कुल संख्या
Pc-1 होगी। ठीक है, निकाय में P प्रावस्था है। ठीक है, तो चरों की संख्या Pc-1 से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अतः ताप और दाब चरों को जोड़ने पर निकाय में कुल चरों की संख्या क्या होगी? Pc-1 प्लस 2 होगी। ठीक है, अब है स्टेप सेकंड। यह तो थियोरेटिकली अपन बता सकते थे कि फेज रूल कैसे ड्राइव हुआ। ठीक है, या फिर फेज रूल की जो उत्पत्ति हुई कैसे हुई। अब अपन थर्मोडाइनमिकली अगर फेज रूल की बात करें, ठीक है, साइंटिफिकली थर्मोडाइनमिकली कैसे अपन इसको फेज रूल को प्रूव कर सकते हैं कि रासायनिक उष्मागति के अनुसार जब कोई निकाय स्थिर ताप दाब और साम्य अवस्था में होता है और किसी भी प्रावस्था में ज्ञात घटक दिए हुए घटक का रासायनिक विभव म्यू प्रत्येक अवस्था में समान होगा। ठीक है, माना कि ये घटक स्मॉल आई तीन प्रावस्थाओं स्मॉल ए बी सी में हो तो घटक आई को निम्न समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो म्यू आई क्या है? यहाँ पर म्यू तो है रासायनिक विभव। ठीक है, जो कि प्रावस्था में घटक समान होने पर ये भी समान होगा। तो म्यू आई ए बराबर म्यू आई बी और म्यू आई ए बराबर म्यू आई सी, मतलब ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है। अतः सामान्यतः प्रत्येक घटक के पी प्रावस्था में होने पर P-1 समीकरण ज्ञात होंगे। अतः सी घटकों के लिए Cp-1 समीकरण ज्ञात होंगे। ठीक है, अगर घटक को कंसीडर करें, ठीक है, तो क्या होगा? Cp-1। ठीक है, अगर घटक को कंसीडर ना करें, केवल फेज के अकॉर्डिंग अगर अपन को जो फॉर्मूला है वो व्युत्पन्न करना है, तो क्या होगा? P-1। रासायनिक विभव ताप ताप दाब व संगठन का फलन होता है। अतः प्रत्येक समीकरण एक चर को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ज्ञात चरों की संख्या क्या हो गई? Cp-1। अतः कुल चरों की संख्या मतलब f क्या होगा? f यहाँ पर है कुल चरों की संख्या माइनस कुल ज्ञात चरों की संख्या। ठीक है, मतलब टोटल जितने भी फैक्टर्स है उसमें से अपन ने जितने फाइंड आउट किए उसको माइनस कर लेते हैं। तो f होगा P-1 प्लस 2 माइनस Cp-1। ठीक है, जो लास्ट के अंदर फॉर्मूला अगर अपन निकालें तो क्या होगा? f बराबर C-P प्लस 2। ठीक है, मतलब कुल चरों की संख्या में से अपन ने जो ज्ञात की है अब तक उसको माइनस कर लेते हैं। अर्थात तंत्र को पूर्णतः परिभाषित करने के लिए इन चरों की संख्या को स्वेच्छा से निश्चित कर देते हैं। अतः ये तंत्र की स्वतंत्रता की कोटियों के बराबर होगी। ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से इन फैक्टर्स को अपन कांस्टेंट मानकर किसी भी सिस्टम की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, अब है एक घटक निकाय। ठीक है, मोनो कंपोनेंट सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो जनरल इंट्रोडक्शंस था। अब जो मेन यूनिट का पोर्शंस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर अपन एक घटक निकाय के अंदर एक तो जल निकाय एक सल्फर निकाय पढ़ेंगे। ठीक है, इस वाटर सिस्टम और सल्फर सिस्टम। ठीक है, मोनो कंपोनेंट सिस्टम। जल निकाय के अंदर अगर अपन ग्राफ लोड करें टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, ठीक है, तो कौन सी स्टेट कहाँ पर होगी, कहाँ पर सॉलिड होगा, कहाँ पर सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है, कहाँ पर ट्रिपलेट पॉइंट मिलेगा, कहाँ पर गैसेस स्टेज होगी, कहाँ पर लिक्विड फेज में होगी। ठीक है, वो देखते हैं। जल निकाय एक घटकीय निकाय है क्योंकि निकाय में केवल एक ही रासायनिक यौगिक है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर वाटर सिस्टम की अपन बात करें, ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों के अंदर फेजेस चेंज हो रही है, लेकिन कंपोनेंट क्या है? केवल वाटर है। मतलब सॉलिड के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, लिक्विड के अंदर भी वाटर है और गैस स्टेज की बात करें तो भी वाटर ही रहेंगे। इसमें तीन प्रावस्थाएं बर्फ ठोस, जल द्रव और गैस वाष्प है जो कि साम्य अवस्था में रहती है। इस प्रकार जल निकाय में तीन प्रकार के साम्य होते हैं। कौन कौन से? इक्विलिब्रियम स्टेज रहेगी वाटर सिस्टम के अंदर, एक तो द्रव वाष्प, एक ठोस वाष्प और एक ठोस द्रव। ठीक है, कर्व देख लेते हैं एक बार। तीन स्टेज रहेगी, एक तो द्रव वाष्प, ठीक है, ठोस वाष्प और ठोस द्रव के बीच में। प्रत्येक साम्य में दो प्रावस्थाएं होती है। ठीक है, जैसा कि देख रहे हैं कि प्रत्येक साम्य में दो प्रावस्थाएं तो हैं।
जैसे द्रव वाष्प में तो दो प्रावस्थाएं हो गई, ठोस वाष्प में दो प्रावस्थाएं हो गई, ठोस द्रव में दो प्रावस्थाएं हो गई। ठीक है, प्रावस्था आरेख को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब जो ऊपर ये ग्राफ दे रखा है इसको अपन 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है कर्व ओ ए, ओ बी व ओ सी। ठीक है, कैपिटल ओ ए देख लीजिए, ओ ए, ओ बी और ओ सी। ठीक है, बीच में ओ दे रखा है कैपिटल, ओ ए हो गया एक तो पोर्शन, एक ओ बी हो गया, ठीक है, और एक ओ सी हो गया। सेकंड क्या है? ट्रिपलेट पॉइंट या बिंदु ओ, त्रिक बिंदु कहते हैं, सेंटर में दे रखा है त्रिक बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्षेत्रफल ए ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी। ए ओ सी देखिए, ए ओ सी, ठीक है, जो वाटर के लिए है। ठीक है, दूसरा है बी ओ सी जो सॉलिड के लिए है, और तीसरा अपना है बी ओ सी, बी ओ सी। ठीक है, अब अपन बात करें कर्व की। सबसे पहले कर्व की स्टडी करते हैं कि कर्व ओ ए क्या है। ओ ए की बात करें, यह वक्र द्रव वाष्प साम्य अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अतः इसे जल का वाष्प दाब वक्र कहते हैं। ओ ए की बात करें, देखिए ओ ए में ये वाष्प दाब वक्र है। इस स्टेज यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड और गैस स्टेज है जो कि इक्विलिब्रियम में रहेगी। सेकेंड अपन बात करें वाष्प द्रव, द्रव और वाष्प इक्विलिब्रियम में, अतः इस वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर दो प्रावस्थाएं उपस्थित होगी। ठीक है, मतलब दो फेजेस होगी। अतः और यहाँ पर कंपोनेंट तो ऑलरेडी एक मान रखा है, तो अगर अपन इस ग्राफ का अगर अपन फेज रूल फाइंड आउट करना चाहें, मतलब फेज रूल अप्लाई करें, तो क्या होगा? बराबर सी माइनस पी प्लस टू, कंपोनेंट एक है, फेजेस जहाँ पे दो है, तो यहाँ पर फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी? एफ ए बराबर एक। ठीक है, अर्थात इस वक्र पर निकाय एक चर होगा। वक्र पर बिंदु x पर जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री, क्योंकि इस ताप पर जल का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जैसे जैसे तंत्र का ताप बढ़ाया जाता है तो वाष्प दाब भी बढ़ता है। क्रांतिक दाब टीसी कितना है इसका लिए? 374 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल व वाष्प का घनत्व समान हो जाता है और जल उपस्थित नहीं रहता। क्रांतिक घटना एक निश्चित ताप तथा निश्चित दाब पर होती है। तो टीसी इसके लिए होगा 373 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर हो गया इसके लिए 218 एटीएम। ठीक है, अब अपन कर्व ओबी की बात करें। यह ठोस वाष्प साम्यावस्था प्रदर्शित करता है, इसे ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं। सेडिमेंटेशन कर्व है ये। ओबी की बात करें अगर अपन देखिए ग्राफ में ओ बी, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ए डैश ओ है जो कि सेडिमेंटेशन लाइन को शो कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड। ठीक है, इस वक्र पर दो प्रावस्थाएं विद्यमान है, एक तो सॉलिड होगी, एक वाष्प होगी। ठीक है, गैस स्टेज होगी। कंपोनेंट एक है। फेज रूल अप्लाई करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक आएगा, मतलब एक चर निकाय है। इस प्रकार इस तंत्र को व्यक्त करने के लिए केवल एक चर ताप दाब की ही आवश्यकता होती है, दूसरा चर सुनिश्चित हो जाता है। वक्र से यह स्पष्ट है कि दाब के प्रत्येक मान के लिए ताप का एक ही मान संभव होगा। ठीक है, वक्र के नीचे का सिरा भी परम ताप तक जाता है, इसके जिसके नीचे ताप कम करना संभव नहीं है। नेक्स्ट अपना है वक्र ओसी, और अगले जो एरियाज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू सो मच।